मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था एसएसटी में और एसएसटी के इकोनॉमिक्स पार्ट में कि विकास चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ा था मैंने कल तक हम लोग कि विकास क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े थे विकास के अन्य लक्ष्य क्या क्या होते हैं, फिर पढ़े थे हम लोग विकास के राष्ट्रीय विकास क्या होता है। आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है विभिन्न देशों की तुलना। ठीक है, तो इस टॉपिक को डील करने के लिए हमें पास दो आधार है। एक कि किस आधार पर हम विभिन्न देशों की तुलना करेंगे और ये क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग पहला डील करते हैं। जिससे मान लें सपोज करिए कि एक आम इंसान, दो व्यक्ति में एक व्यक्ति यहाँ पे पर्सन ए है और पर्सन बी है। जब हम इस दोनों में डिफरेंस करते हैं, जब इस दोनों में कंपेयर करते हैं तो किससे कर सकते हैं। इसका रंग गोरा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये धनी हो सकता है, ये गरीब हो सकता है, इसके पास 4 व्हीलर है, इसके पास 2 व्हीलर है। यानी क्या कुछ क्राइटेरिया है, मतलब हम लोग इस किस पे कर रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है। रंग के आधार पे कर रहे हैं, पैसा के आधार पे कर रहे हैं, रहन सहन के आधार पे कर रहे हैं। उसी तरह हम देश को भी क्या करते हैं, हम लोग विभिन्न मतलब देश को भी बांटे हुए हैं। किस आधार पे, तो कहता है देश का विभाजन जो हम करते हैं, तुलना करते हैं देश का, वो हम लोग करते हैं आय के आधार पे। यानी क्या, इनकम बेस, कि किस देश की इनकम कितना हो रहा है। और ये इनकम ये किस आधार पे होता है, वो आय के आधार पे। और ये कौन करता है डिनोट, ये करता है हमारे देश की विश्व की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो हम लोग देख रहे थे देशों की जो तुलना देख रहे थे। तो पहला पॉइंट है किस आधार पर देश की तुलना की गई है। तो इसका आधार माना गया हुआ है कि आय, यानी इनकम। इनकम इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, जिस देश की आय अधिक होगी वह देश ज़्यादा धनी होगा, जिस देश की आय कम होगी वो कम धनिक होगा। जैसे मान लेते हैं जिसका आय क्या होगा, इनकम यहाँ पे हाई होगा, वो क्या होंगे, रिच कंट्री होंगे। जिसका इनकम कम होगा वो क्या होंगे, अंडर रिच, यानी क्या होंगे, पुअर कंट्री होंगे। तो कहता है कि इनकम, तो इनकम को ही क्यों आधार बनाया गया है। तो इनकम को इसलिए आधार बनाया गया हुआ है तुलना करने के बीच में, क्योंकि आय ही, जो आय होती है हमारी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने का एक माध्यम होता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाएगा, अच्छा पैसा नहीं है तो अच्छी गाड़ी नहीं रख पाएगा, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं हो पाएगा। तो क्या आय को ही क्या एक आधार माना गया हुआ है, जिस आधार पर क्या हम देशों की तुलना करते हैं। इसी थॉट को लेकर हमारे विश्व में एक संगठन जिसका नाम है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक, चलिए तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सा देश गरीब देश होता है, कौन सा देश अमीर देश होता है। तो किस कॉन्सेप्ट पे आया, तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, विश्व बैंक एक संस्था है। किस स्तर पर संस्था है, ये विश्व के स्तर पर, मतलब विश्व में क्या हुआ, बहुत सारे देश मिलकर क्या हुआ, एक संगठन बना लिए। ठीक ना, उसका क्या नाम दिया गया, विश्व बैंक का नाम दिया गया। सब देशों का ग्रुप है उसमें। तो कहता है वो देश क्या कि कॉन्सेप्ट दिए कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है। तो उसका आधार, इसका आधार क्या रहा, ये विकसित देश का कॉन्सेप्ट दिए और अल्प विकसित और विकासशील का। देश को दो भाग बांट दिया, किस आधार पे, तो यहाँ पे आय के आधार पर बांटा गया है। ठीक ना, अब कहता है जिस देश का प्रति व्यक्ति की आय US डॉलर के अनुसार 12,056 प्रति वर्ष हो, उससे क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे। जैसे क्या हुआ, मतलब मान लेते हैं कि अमेरिका, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। डैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जितनी भी जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन, यहाँ का पॉपुलेशन में पर पर्सन की आय कितनी होगी, 12,056 एट लीस्ट। मतलब जिस देश के लोगों की आय प्रति वर्ष 12,056 US डॉलर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकसित देश बोलते हैं। और जिस देश की प्रति व्यक्ति या US डॉलर के अनुसार 995 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे विकासशील देश बोलते हैं। तो अल्प विकसित यानी विकास कर रहा है, विकास के मार्ग पे, इसलिए नाम क्या, विकासशील दिया गया और ये विकसित हो चुका हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की। तो भारत, हमारा जो भारत देश है, भारत जो मेरा देश है हमारा, वो आता है हमारा मध्य वर्ग में। ठीक ना,
यानी मध्य वर्ग कहने का मतलब क्या है कि इसका मध्य वर्ग नाम इसलिए दिया गया है कि ये ना तो इतना कमाई कर पाते हैं भारत के लोग, ना ही इतना कमाई कर पाते हैं। भारत के लोगों की प्रति वर्ष इनकम है जनरली यूएस डॉलर के अनुसार 1820, ठीक ना। और ये जो भी रिपोर्ट हम देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक 2017 में जारी की थी, ठीक ना, कि 17 में जारी की थी, रिपोर्ट दी थी वर्ल्ड बैंक की। कौन सा देश विकसित देश है, किस आधार पे, इसकी इनकम बेस पे। तो हमारा देश क्या है, किस वर्ग में आता है, मध्य वर्ग में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकसित देश का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला बात, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, इतना होगा। किसके अनुसार, तो यूएस डॉलर के अनुसार, रुपया नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि यूएस जो डॉलर होता है हमारा डॉलर, उसको वो होता है हार्ड करेंसी, ठीक है, और जो हमारा रुपया है वो होता है सॉफ्ट करेंसी। तो जो विश्व बाजार में जिसकी मांग होती है वो डॉलर है, ठीक ना। तो जब भी हम तुलना करते हैं देशों का, तो वहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, डॉलर की बात करते हैं, रुपया की बात नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये हम समझे क्या कि आय के आधार पर समझे। अब हम लोग आता है यहाँ पे, अब हम लोग को समझना है कि ये आय कैसे निकलता है, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई किस देश की आय कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास इसके लिए कॉन्सेप्ट है, कहता है कि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालेंगे, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला इसके लिए क्या है, देश की कुल आय, जब देश की कुल आय टोटल इनकम को जब हम टोटल इनकम भाग करते हैं किससे, देश की कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या जब हम भाग करते हैं तो उस देश से क्या निकल जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, और या एवरेज आय, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक ना, सिर्फ नाम अलग अलग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, इस टॉपिक में हमने देखा कि देशों की तुलना किस आधार पर किया गया हुआ है, तो हम लोग आय के आधार पर किया गया, क्यों किया गया, तो विकसित, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने लाया इस कॉन्सेप्ट को विकसित देश में और विकासशील देश में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बोले कि ये आय कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या किए, देखिए प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला, देश की टोटल आय और देश की कुल जनसंख्या। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका की एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन कर दें तो क्या होगा, इसका प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। आपको इस एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, औसत आय किसे कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। फिर आज पूछेगा कि यूएस डॉलर के अनुसार कितना यूएस डॉलर के अनुसार कौन सा देश विकसित देश होगा, कौन सा देश विकासशील होगा, भारत किस में आता है, ठीक है। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो विश्व बैंक कॉन्सेप्ट है। और किस वर्ष में रिपोर्ट दिया गया है विकसित देश के डाटा के अनुसार, तो 2017 का रिपोर्ट है ये, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा जो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं वो वही इंपॉर्टेंट्स है। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, जिसका नाम क्या है कि क्या आर्थिक विकास ही पूर्ण विकास का सूचक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस देश के पास अधिक पैसा होगा, क्या वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, पूर्ण विकसित कहलाएगा वो। तो ये आधार सिर्फ पैसा के आधार पर किसी देश को पूर्ण विकसित नहीं कर सकते हैं। जब पूर्ण विकास का मतलब होता है तो इसमें पहला स्टेज तो क्या होता है, आय तो आता है। आय क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी है मतलब प्राथमिक चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी ये पर्याप्त नहीं है, ये अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसका क्या है, शिक्षा चाहिए आपको, शिक्षा अच्छी हो उस क्षेत्र की। फिर से क्या चाहिए, यहाँ के लोगों के पास रहन सहन अच्छा हो, यहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी हो, यहाँ के जनसंख्या क्या हो, यहाँ के लोग में शिशु मृत्यु दर कम हो, ठीक ना। मतलब यहाँ के लोगों के पास जो भी चीज़ें, यानी क्या है, सब चीज़ आय से लेकर जो एक मानव को पूर्ण विकसित करने में सहयोग करे, जो चीज़ उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विकास बोलते हैं। इसलिए क्या होता है कि जिस देश के पास खूब पैसा है वो जरूरी नहीं कि पूर्ण विकसित होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे ही मोहल्ला में, सपोज कीजिए, मतलब बहुत सारे के मोहल्ला में बहुत तरह के लोग रहते हैं, खूब पैसे वाले हैं, लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं कहला पाते। पैसा तो है लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा है लेकिन हेल्थ नहीं है। जिन लोगों के पास, जिन समाज में ये सारी फैक्टर होगा
वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शिक्षित, वो व्यक्ति पूर्ण विकसित कहलाएगा, या वो राज्य, वो समाज क्या का पूर्ण विकसित कहलाएगा। इसे मानते भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत में क्या है, 2-3 तरह का राज्य आपको, एक मिलेगा गुजरात, एक मिलेगा केरल और एक मिलेगा बिहार। ये क्या है, पूरा पूर्ण विकसित है, ये अल्प विकसित विकासशील है, और ये क्या है, गरीब है। क्या डिफरेंस है तीनों में, तीनों के पास पैसा है, लेकिन ये देखते बिहार गवर्नमेंट के पास पैसा तो है लेकिन इसके पास क्या है, ये सब नहीं है। तो क्या पैसा होते हुए भी ये क्या है, विकसित नहीं कहलाएगा। इसके पास क्या, ये विकास कर रहा है, पैसा थोड़ा कम ही है लेकिन क्या एजुकेशन अच्छा है, यहाँ का हेल्थ अच्छा है, यहाँ का रहन सहन अच्छा है। गुजरात के पास क्या है, पैसा भी है, लोगों की रहन सहन भी अच्छी है, यहाँ की सरकार भी अच्छी है, यहाँ की हेल्थ भी अच्छी है। तो जब लोगों के पास, चाहे जब किसी राज्य का क्या हो, इनकम अच्छी हो, वहाँ के लोगों की रहन सहन अच्छा हो, वहाँ के लोगों का हेल्थ अच्छा हो, वहाँ के लोगों की शिक्षा अच्छी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वो पूर्ण विकास का सूचक होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आर्थिक विकास ये पूर्ण विकास का सूचक है, तो बोलेंगे नहीं। क्या कारण है, तो आप समझा दिए, क्योंकि पूर्ण विकास के लिए क्या चाहिए आपको, शिक्षा चाहिए, रहन सहन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। चलिए तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं एक सार्वजनिक सुविधाएं की, ठीक है ना। तो कहता है सार्वजनिक सुविधाएं, आपके बुक का टॉपिक है, कहता है वे सारी सुविधाएं जो हमें सरकार द्वारा प्राप्त हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुविधा बोलते हैं। मतलब वैसा सुविधा जो सभी के लिए होता है, जो भी गवर्नमेंट हमको ला के देती, जो भी सुविधा जो भी गवर्नमेंट द्वारा बना होता है वो सभी लोगों के लिए होता है। तो वे सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है हम लोगों को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुविधा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग लेते नगर पालिका स्कूल, नगर पालिका विद्यालय, ये क्या सभी लोगों के लिए है, सभी बच्चे के लिए है। तो क्या है, गवर्नमेंट का, इसलिए सभी के लिए है। अगर ये किसी, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर, ये सबों के लिए नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वही इसे पढ़ेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा वो इसे पढ़ सकता है, क्योंकि क्या है, ये गवर्नमेंट का है। जैसे मान लेते एक पार्क होता है, तो पार्क गवर्नमेंट की होती है, तो इसमें सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन कोई अगर निजी पार्क हुआ, किसी का प्राइवेट पार्क हुआ, तो उसमें पैसा लगेगा आपका। तो वही कहता है कि वे सारी सुविधाएं जो सरकार हमें देती है उसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। ये सरकारी अस्पताल होता है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन किसी का निजी अस्पताल में वही लोग जाएंगे जिनके पास क्या होगी, पैसे होगी। तो क्या होता है, वे सारी सुविधाएं जो हमें सरकार द्वारा प्राप्त हो, और वो एवं क्या हो, एवं वे सभी लोगों के लिए हो, उसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं बोलते हैं। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसका नाम है विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो हम डेवलप करते हैं, क्या वो हम अपने डेवलप को बनाए रख सकते हैं। एग्जाम सब लेके हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। आज मान लेते हैं हम लोग 1 लाख खर्चा कर ले, लेकिन कल हमको फिर रोड पे आके नौकरी करना पड़े, तो मेरा विकास नहीं होगा। मतलब अगर आज मेरा इनकम 5 रुपया का है, तो मेरा इनकम कल भी 5 रुपये का होना चाहिए। तो ये क्या है, मेरा एक विकास का सीक्वेंस बना हुआ है। अगर आज हम 5 लाख का कपड़ा, 5 लाख का अगर हम गाड़ी पे घूम रहे हैं, तो कल भी हम 5 लाख गाड़ी पे घूमे, तो वो मेरा क्या है, विकास का एक मोशन बना हुआ है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि हम लोग जो विकास किए हैं अभी तक, वो आने वाले पीढ़ी के लिए क्या बना के रख सकते हैं। अगर बना के रख सकते हैं तो क्या है, वही विकास की धारणीयता कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं अभी है गुजरात क्या है, एक सबसे बड़ा मैनचेस्टर कहता है इंडिया का। तो कहता है ये अभी बहुत डेवलप्ड है, लेकिन कल हो कि क्या हो, ये नष्ट हो जाए पूरा गुजरात, तो क्या गुजरात की धारणीयता बची रहेगी, गुजरात की विकास की धारणीयता का नहीं। मतलब जो अगर हम आज विकास कर लिए हैं, तो विकास आने वाले फ्यूचर में बना रहे, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी क्या हो, उससे लाभ प्राप्त करे। उसे क्या बोलते हैं, विकास की धारणीयता बोलते हैं, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स हम लोग आज पढ़े हैं, इस टॉपिक के बेस पे आप लोग NCERT का जो चैप्टर है उसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। और जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक में जितना मैंने बताया है, उससे एक क्वेश्चन भी एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, तो हम लोग आज ये विकास की धारणीयता पढ़ें, और अपना पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका मुद्रा एवं साख, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। और तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है, तो आप जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आप बनाओ, आप एग्जाम के पैटर्न पे बना सकते हो। जहाँ भी जिधर से आप क्वेश्चन मिले चैप्टर से रिलेटेड, आप पूरा क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहोगे। तब तक के लिए गुड बाय।